Hi all, welcome to SR Academy. तो अब तक अपनी पॉलिटी के है ना 2 क्लास हो चुकी हैं, आपको पता ही है। एक में तो मैंने ये बताया था कि मैं 5 आर्टिकल्स करवाऊंगा, वो वीडियो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। प्लस एक में मैं आपको कोर पॉलिटी करवाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी के वो इस सेकंड वीडियो में कवर होगी। ये 2 वीडियोस आएंगी हर रोज़। तो जो कोर पॉलिटी है उसमें मैंने आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करवा दिया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और उसमें एक ही हमने अब तक जो लॉ है वो किया था, जो एक्ट आया था 1773 वाला। तो पिछली बार हमने 5 आर्टिकल्स किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 को आपको अगर शॉर्ट में इतना सा याद रखना है तो बस ऐसे याद रखिए कि इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अभी एक तो 1773 का कर लिया है हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। एक आर्टिकल नंबर 1 में आपको वापस बता देता हूँ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, और साथ में अगर याद कर पाओ तो ये याद कर लो कि स्टेट्स और जो यूटीज़ की लिस्ट है, स्टेट्स एंड यूटीज़ लिस्ट, वो कहाँ दी गई है? फर्स्ट शेड्यूल में। ये बाद में भी आपको याद करना ही होगा, तो आप इसको साथ ही साथ याद कर लेना। ठीक है, तो एक आर्टिकल नंबर 2 बताया था। आर्टिकल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सटर्नल स्टेट जोड़नी है ना, बाहर की कोई भी स्टेट है, मतलब एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये मैंने आपको बताया था कि आपको नई स्टेट को एडमिट करना है या इस्टेब्लिश करना है नई स्टेट को, एज पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ जाएंगी, टी एंड सी। ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उनके अनुसार ही आपको इस आर्टिकल के थ्रू कोई भी बाहर की एक्सटर्नल जो एंटिटी है या जो बाहर की टेरिटोरी है वो ऐड करनी है, वो आप इसके साथ ऐड करेंगे। आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसी एग्जिस्टिंग स्टेट में आप कुछ चेंज कर रहे हो तो वो आप चेंज करोगे आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू। तो इसमें हो जाएगा आपका कोई स्टेट रिमूव करना है, कोई चेंज ऑल्टर करना है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक है, या उसकी टेरिटोरी चेंज करनी है, या नया स्टेट बनाना है, फॉर्मेशन। तो ये आप ऐसे करोगे। इसमें मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था, जैसे हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तो ये इसी के थ्रू किया गया था, आर्टिकल 3 के थ्रू। आर्टिकल 4 का मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि ये जो है ना पापा है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के पापा है, मतलब ये सिर्फ इन 2 आर्टिकल्स के बारे में ही बात करता है। तो ये क्या बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए आपको संविधान में कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है, मतलब नो नीड ऑफ अमेंडमेंट। No need of amendment to Constitution for Article 2 and 3। ठीक है, तो आपने आर्टिकल 4 ये बताए थे, और मैंने आपको इसी के साथ बताया था कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो वो होगी आर्टिकल 368 के, इसके थ्रू। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के थ्रू आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। ये बस एक जल्दी अपना रिवीजन था, अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो वापस से देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना नया शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था कि पार्ट नंबर 1 जो है आपका, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको कल बताए थे कि आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक आते हैं। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद है, सबसे पहले पार्ट के अंदर होंगे चैप्टर्स। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पार्ट के अंदर चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस, और सेक्शंस के अंदर आपका जो लास्ट होंगे वो होंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपको है ना याद रखना है इसको ऐसे ही। तो आपको पता है कि पार्ट नंबर 1 में आपके आर्टिकल नंबर 1 और 4 आ गई, उसके अंदर कोई भी चैप्टर या सेक्शंस थे ही नहीं। क्यों? ये 4 ही आर्टिकल थे, कोई बड़ा आप सब्जेक्ट मैटर तो इंक्लूड कर नहीं रहे थे, तो इसलिए इन दोनों की जरूरत नहीं थी। तो आज मैं डायरेक्ट जंप करूंगा
वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ कि पार्ट नंबर 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये अगर पार्ट आप साथ साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बाद में भी इनको रिपीट करूँगा। पार्ट नंबर 2 में जो आपका आता है वो आती है सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक। ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें मैं बस आर्टिकल नंबर 5 एक बार आपको करवा दूंगा और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनकी। पार्ट नंबर 3 में आपके जो सबसे ज़रूरी है, इनको मैं अलग से बहुत अच्छे से कवर करूँगा, वो है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट नंबर 4 में आपकी आती हैं DPSPs, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कोई नहीं मैं इनको बाद में भी करवाऊंगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों इसी में आती हैं। इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को है ना कई बार बोल दिया जाता है कि ये पार्ट 4 के ए में आती हैं, पार्ट 4 के पीछे ए और लगा दिया, क्योंकि इनको है ना बाद में जोड़ा गया था। इनको बाद में किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था वो सब आपको बाद में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट नंबर 5 में जो आपको आता है ना वो आता है यूनियन। आज इसी का एक छोटा सा हिस्सा हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 हमने कर लिया था, और अगर इसको आपको इसका नाम याद है तो मैंने आपको बताया था, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, इस पार्ट का नाम है इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, और इसके अंदर करवाया गया है आपको आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 5 से 1 अभी मैंने आपको बताया, इसमें है सिटीजनशिप। ठीक है, ये एक्ट है अपनी सिटीजनशिप या नागरिकता को लेके। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको बताया DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप पार्ट 4A में भी ले सकते हो, ये एक बहुत ज़रूरी सेक्शन है क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पार्ट 5 में आता है आपका यूनियन, तो आज पार्ट 5 का एक छोटा सा हिस्सा हम करेंगे, ये यूनियन वाला हिस्सा ही हम करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्ट 5 आज करेंगे। पार्ट 5 में मैंने अभी आपको बताया यूनियन। यूनियन होता क्या है? यूनियन मीन्स सेंटर में जो स्टेट है ना आपका, सेंटर स्टेट या गवर्नमेंट, उसको आप बोलेंगे यूनियन। ठीक है, मतलब सेंटर में जो गवर्नमेंट बनी हुई है ना उसको यूनियन बोला जाता है कभी भी। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो होती है ना वो होती है टेम्परेरी, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट अभी है वो 5 साल रहेगी, आगे रहेगी तो वापस फिर से वो यूनियन का पार्ट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट चेंज होकर आएगी तो वो यूनियन के अंडर ही आएगी। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक टेम्परेरी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी ये गवर्नमेंट टेम्परेरी होती है हमेशा। ठीक है, और स्टेट जो होता है ना वो होता है परमानेंट। स्टेट हमेशा परमानेंट होता है, और स्टेट 2 प्रकार का हो सकता है। एक ऊपर, मतलब जो सेंटर में है उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन, यूनियन एट सेंटर, और स्टेट में तो हम लोग इसको स्टेट ही बोलते हैं, स्टेट एट स्टेट। ठीक है, तो आप किसी भी राज्य के अंदर उसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे स्टेट। जैसे मैं बात करता हूँ हरियाणा की तो आप बोलेंगे स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और अब जब आप सेंटर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये डिफरेंसेस होंगे इन दोनों के अंदर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो पार्ट नंबर 5 में यूनियन करेंगे हम आज। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के अंदर कुछ सेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, जो पहला ही चैप्टर है वो है प्रेसिडेंट का। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट क्या है आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट हमारे है ना सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटीज में से हैं जो कि आपके संविधान में हैं। तो इनके कुछ कोर आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो इनके लिए भी ही बने हैं स्पेशली कोर आर्टिकल्स, और कुछ इनके पावर्स के लिए आर्टिकल्स अलग से बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो कोर आर्टिकल्स हैं वो आप ये ले सकते हो कि 52 से स्टार्ट होते हैं, 52 से लेके 62 तक। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि यूनियन जो है ना वो स्टार्ट ही किस आर्टिकल से होगी, 52 से। तो 52 से होके ये बहुत आगे तक जाएगी, वो मैं बताऊंगा कहाँ तक लिमिट आनी होती है इसकी। तो 52 से लेके 62 तक आपके जो आर्टिकल्स हैं वो प्रेसिडेंट के लिए हैं, और जो पावर्स हैं ना वो इनकी अलग अलग बटी हुई हैं। जैसे 123 में आएंगी इनकी एमरजेंसी की पावर्स आएंगी, इमरजेंसी पावर्स। बाद में इनकी जो पार्डन की पावर्स हैं वो अलग से आएंगी।
ठीक है। तो अभी ये जो 52 से 62 है ना, ये आर्टिकल तो वैसे 10 हैं, लेकिन आज मैं ये आपको 10 करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि इनको इकट्ठा याद करना ही आसान है, तो इनको साथ की साथ आज 10 हम करेंगे। ठीक है, तो आप इनको आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी हम यही करेंगे, आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे और 62 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये बात देख लेना। ये मैं आपको वापस समझा देता हूँ। पार्ट 5 में यूनियन में आपको पता ही है, एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट में गवर्नमेंट होती है। जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं यूनियन, और जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है वो उसको स्टेट ही बोलते हैं, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा। और फिर मैंने बताया कि आपको इसमें मैं आज चैप्टर 1 कवर करूंगा। चैप्टर 1 आपका प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट में 2 तरह की इनके आर्टिकल्स हैं। एक तो इनके कोर आर्टिकल्स हैं जो इन्हीं के लिए हैं, और जो कुछ इनकी पावर्स हैं जो इनको दी गई हैं। तो पावर्स क्या हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, उनके आर्टिकल्स आपको बाद में कवर करने हैं। लेकिन अभी जो इनके जो कोर आर्टिकल्स हैं वो हम कवर करेंगे, जो इनके हैं 52 से लेके 62 तक। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो इसकी एक बेवकूफ़ सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। इनको याद रखने की एक ट्रिक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पी ई ई पी मत ऐसे, ऐसे का जो फर्स्ट लेटर है आपको बस वो याद रखना, ई। ऐसे क्यू मीन्स क्वार्टर, पी मत ऐसे क्वार्टर कोई, ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। पी मत ऐसे क्वार्टर कोई। ठीक है, तो ये ट्रिक है। पी में आपको करना है PEE, PEE। फिर मत में आपको ए बीच में नहीं लेके आना, ये याद रखना, M और T ओनली, MT ऐसे, E क्यू क्वार्टर COI। तो ये आप आर्टिकल अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप 61 तक जाएंगे, 62 आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। पी जो आर्टिकल है ये है 52, 53, 54, 55, 56। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक है, तो ये आपके 61 तक आर्टिकल इसी ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और 62 जो आपका आर्टिकल है वो मैं अलग से करवाता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक आप बिल्कुल कहीं याद रख के या कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, PEEMTEQCOI। तो आपको ऐसे याद रखना, पी मत ऐसे कोई, ऐसे क्वार्टर कोई। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आते हैं आर्टिकल नंबर 52, फिर आएंगे 53, फिर आएंगे 54। ये 3 को इकट्ठा याद रखेंगे। इसमें आपको याद ही है क्या है, PEE। ठीक है, तो P तो बिल्कुल ही आसान है कि फर्स्ट आर्टिकल जो बताता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, इस आर्टिकल 52 में यह दिया हुआ है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसमें बस इतना ही दिया हुआ है कि एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, ये इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 53 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 53 में ई मीन्स, देखो यहाँ पे है ना, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कहाँ पे इलेक्शन आएगा कहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा। तो सबसे पहले आप बात करोगे प्रेसिडेंट की पावर्स की। ठीक है, क्या पावर्स की, प्रेसिडेंट आपने बना दिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब उसकी पावर्स की बात करो तो उसके पास जो पावर होती है ना वो होती है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जैसे अपने यहाँ ना, जैसे पहले क्या होता था, पहले राजा होते थे। अभी राजा को कोई कानून बनाना होता था ना तो वो एक बार जो बोल देता था ना वही उसके लिए कानून हो जाता था वहाँ की प्रजा के लिए। अभी स्पेशली कानून बनाने के लिए ना एक अलग से ब्रांच है
पॉलिटिक्स में, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है ना, यही आपकी कानून बनाती है, मतलब लॉ को बनाना। इनको बोला जाता है शॉर्ट में लॉ मेकर्स। दीज आर द लॉ मेकर्स। अभी ये लेजिस्लेटिव रोल कौन अदा कर रहा है? जैसे अपनी जो पार्लियामेंट है या स्टेट में जो लेजिस्लेचर है, या उसको आप बोलते हैं विधानसभा, ये दोनों ये रोल अदा करती हैं लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो ये एक ब्रांच हो गई अपनी। 3 ही ब्रांच होती हैं पॉलिटी में। दूसरी जो ब्रांच आती है वो आती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये होते हैं कि आपने जैसे कोई कानून बना दिया, उस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो काम करेंगे एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो आप बोलेंगे इनको लॉ इम्प्लीमेंटर या कानून को लागू करने वाले। ठीक है, तो ये हो गए एग्जीक्यूटिव्स। और जो अपने प्रेसिडेंट है ना, वो एग्जीक्यूटिव है। मतलब इससे क्या हुआ कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी परमानेंट कानून नहीं बना सकते। ये मेरा शब्द याद रखना आप, कि परमानेंट, टेम्परेरी कानून वो बना सकते हैं बस 6 महीने के लिए, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो कभी भी परमानेंट कानून नहीं बना सकते। तो उनकी मेजर पावर जो हुई वो क्या हुई? एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, अभी आता है एग्जीक्यूटिव। ये तो इनकी पावर है ही, तो इनको क्या करना है? मेन जो प्रेसिडेंट का काम है कि जो भी कानून बने वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, वो ध्यान रखना है प्रेसिडेंट को। ठीक है, अभी आते हैं तीसरी अपनी जो ब्रांच आती है, जो कि होती है जुडिशरी, या हिंदी में आप इसको बोलते हो न्यायपालिका। ठीक है, तो अभी न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका आपका जो भी कानून बना है उसको इंटरप्रेट करेगी, मतलब लॉ को इंटरप्रेट करेगी। लॉ इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेट क्या होता है? लॉ को समझना। जैसे आप समझिए कि आपने कोई कानून बना दिया और उसमें आपने लिमिट रख दी कि मैं 5 साल तक किसी को भी इस कानून के अंदर नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे उदाहरणतः मैं आपको क्या कानून बता सकता हूँ, जैसे कोई रिजर्वेशन है। ठीक है, अभी रिजर्वेशन में मैं कोई लिमिट रख देता हूँ कि आपको, आपकी जो इनकम है वो 2 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये कानून मैंने बना दिया, अगर आपकी 2 लाख से नीचे इनकम है तो आप है ना 10% रिजर्वेशन ले सकते हो। फिर मैंने क्या रख लिमिट रख दी कि जो 2 लाख की जो लिमिट है उसके अगर मैं 10% भी ऊपर चला जाऊँ, मतलब क्या है, 2 लाख से 10% और ऊपर चला गया तो भी आपको 8% रिजर्वेशन मिलेगी। ये मैंने एक लॉ बना दिया। अभी ये लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसमें मैंने बात कर दी परसेंटेज की। आप समझिए किसी ने केस कर दिया इसी के ऊपर, उसने कहा कि मैं है ना 10% के ऊपर ही जाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ऊपर जाता ही नहीं। तो वो जो कमी है ना, उस कमी को इंटरप्रेट करेगी आपकी जुडिशरी, वो बताएगी कि ये 10% से ऊपर गया या नहीं गया। ठीक है, जैसे या कोई और कानून लेजिस्लेटिव ने ऐसा बना दिया जो गलत था, जो आपके संविधान के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। जैसे उदाहरण दिया, एक बार एक कानून आया था NJAC। ठीक है, तो ये जो था ना, ये था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, इसको आप है ना डिटेल में मत करना, मैं बस आगे भी इसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा, बस मैं वैसे बता रहा हूँ। तो जैसे क्या हुआ था, देखो पहले है ना, आपको पहले के आज भी ऐसा ही होता है, अगर आपको कोई भी जज अगर हाई कोर्ट में उसको बनाना है, उसको अपॉइंट करना है ना, तो जो जजेज है ना होते हैं ना, उनका एक कॉलेजियम बनता है। जैसे एक होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और साथ में है ना वो 2 या 3 और जजों को रख लेता है, 3 अदर जजेस को ज़्यादातर। ठीक है, यही मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन हाई कोर्ट में जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। मतलब क्या है कि जो जुडिशरी की जो पावर है ना, वो जुडिशरी के पास ही रह रही है। मतलब जो भी जज बन रहा है उसको जज ही बना रहा है। मतलब इनका कोई रोल नहीं है अब तक, ना लेजिस्लेटिव का रोल है ना एग्जीक्यूटिव का रोल है। लेकिन 2014 में ना ऐसा एक कानून लाया गया था बीजेपी के द्वारा। उस कानून का नाम था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग है ना आपको जज रिकमेंड करके भेज देंगे और आप उनमें से कोई एक चुन लेना। तो जब ये केस है ना, इसके खिलाफ केस गया फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने कहा अरे आप तो हमारे अपॉइंटमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हम लोग तो ये चीज़ मान ही नहीं सकते। तो उन्होंने ना इस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया, इस कानून को हटा दिया गया बिल्कुल। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल है जुडिशरी का लॉ को इंटरप्रेट करने का, कि कहीं कानून गलत तो नहीं बन गया, कहीं कानून में कहीं कमियां तो नहीं है, अगर कहीं कमियां हैं तो उनको रिजोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये 3 अपनी ब्रांच आपको याद रखनी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और मेन पावर्स जो प्रेसिडेंट की है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको
याद रखनी है। तो अपना हो गया आर्टिकल नंबर 52, 53। ये मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कहीं मैं भटक नहीं गया हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52 था अपना कि एक प्रेसिडेंट होंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 53 था अपना कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स कहाँ डिफाइन करी गई हैं 53 में। आपके पास एमसीक्यू आएगा तो डायरेक्ट आएगा, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स किस आर्टिकल में डिफाइन करी गई हैं, और आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे 52, 53, 54। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो मतलब पहले प्रेसिडेंट आया, उसको पावर दी गई। अब बाद में आएगा इसमें इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे हुए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैं आपको यहां भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, परंतु ये जो है ना, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। अभी आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ना, तो पार्लियामेंट उसमें वोट डालती है, उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो वोट डालता है, उसमें एसएलसी मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं विधान परिषद, जो कि स्टेट में बनती है, कुछ स्टेट्स में बनती है, ये लगभग 6 स्टेट्स में है ये, ठीक है। तो ये भी वोट डालते हैं। साथ में पार्लियामेंट में दोनों के दोनों, आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा, वोट डालते हैं। और इसमें है ना 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड। अभी मैं ये डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में क्या डिफरेंसेज है, लेकिन ये नॉमिनेटेड इसमें वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ इलेक्टेड ही इसमें वोट डाल सकते हैं। और इलेक्टेड में भी ये जो आपका इलेक्शन प्रोसेस है 2 में बटा हुआ है, एमएलएस, एमपीस। अभी एमएलएस को पॉपुलेशन के हिसाब से वोट डालना होता है और एमपीस को एमएलएस के हिसाब से वोट डालना होता है। अभी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया, तभी तो मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो आप अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अलग से पॉलिटिकल लेक्चर में जब भी मैं कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा प्रेसिडेंट के, तब ये इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अपने 3 आर्टिकल हो गए। तो पी हमने पूरा कर लिया है। अब देखते हैं मत, पी मत, सॉरी कोई आ गया था, तो अभी वापस करते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल नंबर 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उसकी, और फिर इलेक्शन आएगा। तो आपको ये याद रखना, पहले प्रेसिडेंट, फिर उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर इलेक्शन, ठीक है। अभी इलेक्शन हो रहा है तो 55 भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। 54 और 55 दोनों इलेक्शन से ही रिलेटेड है। ये अगर आप याद कर सको तो कर लेना, नहीं तो ट्रिक वह ही इलेक्शन से रिलेटेड है 54 और 55। तो 55 क्या करता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा ना उसमें कौन कौन वोट डालेगा और उसका कैसा मैनर होगा, वो किस तरह से होगा इलेक्शन। तो ये आपके आर्टिकल 55 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 56 आपको याद है क्या ट्रिक थी, पी हमने कर लिया है, मत एमटी अब हम करेंगे। एम में हो गया मैनर ऑफ इलेक्शन, जो टी में है वो आएगा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स प्रेसिडेंट एक बार बन गया तो वो कितने साल तक रहेगा, उसकी क्या टर्म रहेगी। आपको पता ही है जो प्रेसिडेंट की टर्म रहती है वो रहती है कितनी, 5 ईयर्स। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 56 में दिया हुआ है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये अपने अभी 5 आर्टिकल तो हो गए हैं। अभी आगे देखते हैं। पी मत अपना पूरा हो चुका है, बस अब जल्दी से ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। आर्टिकल कौन कौन से हो गए, 52, 53, 54, 55, 56। अभी आता है 57, ठीक है। तो अभी आपको याद है पी मत कोई ऐसे, पी मत ऐसे क्वार्टर, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, क्वार्टर कोई, ठीक है। ऐसे क्वार्टर कोई, और ऐसे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे में सिर्फ ई याद रखना है आपको, ई। तो यहाँ पे 57 जो आता है ना, ई आता है, ई, ठीक है। आर्टिकल 58 फिर क्या आता है, ई के बाद क्वार्टर में आपको सिर्फ क्यू याद रखना है, क्यू, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 59 में आपको क्या याद रखना है, सी, ओनली सी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 ओ, आर्टिकल नंबर 61
आई। ठीक है, तो अभी इसको टिक से करते हैं। ई, ई मीन्स जो अभी देखो कि कितने ही आ चुके हैं, पहले एग्जीक्यूटिव आया, फिर इलेक्शन आया, अभी ई में आएगा कि उसको वापस री इलेक्शन होना है ना, मतलब आप समझ लो कि एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है 5 साल के लिए, वो वापस बनना चाहता है, तो अगर उसको वापस बनना है ना, तो अभी उसकी एलिजिबिलिटी अलग से बताई गई है कि वो वापस बन भी सकता है या नहीं। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो वापस री इलेक्ट हो सकता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, उनको री इलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको री इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 57 बताता है। बस आर्टिकल नंबर 58, आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशन क्या होंगी प्रेसिडेंट के बनने के लिए। क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट, अभी जो क्वालिफिकेशन है ना, सिंपल एज दैट, आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि 35 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, दो देन यू नीड टू बी एट लिस्ट ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। सेकंड, आपको क्या याद रखना है कि वो लोकसभा का मेंबर की एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता हो। मतलब क्या है कि लोकसभा में जो कोई भी मेंबर बन सकता है ना, उसके लिए जो कंडीशंस दी गई हैं वही कंडीशंस इसी के ऊपर लागू होंगे, प्रेसिडेंट के ऊपर। जैसे लोकसभा में मेंबर देने के लिए आपको पता है ये 25 ईयर ऑफ एज दी गई है, लेकिन अभी इसमें अलग से एज स्पेसिफाई कर दी तो ये 25 ईयर ऑफ एज इस पर लागू नहीं होगी। बाकी की जो कंडीशंस हैं लोकसभा में दी गई हैं, जैसे कि वो उसमें कोई भी या जो मेंटली हो जाते हैं ना, कभी मेंटली हैरेस्ड या कुछ मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो उसके साथ, मेंटली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि लोकसभा के अंदर स्पेशली दिया गया है कि अगर कोई भी मेंटली डिस्टर्ब है तो वो कहीं भी आपका जो मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता अगर वो लोकसभा का मेंबर बनने के लायक नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 59 में मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ सी याद रखना है। सी मीन्स कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट टर्म। जो प्रेसिडेंट की टर्म आएगी ना, उसके लिए क्या कंडीशंस रखे जाएंगे। तो मतलब आर्टिकल 59 की 2 कंडीशंस हैं जो हमको याद रखनी है। वैसे तो एक ही है, मेन तो आप ये याद रखिए कि वो है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी ना लिए हुए हो। जैसे कोई भी कंपनी में अगर वो सीईओ है या कोई कंपनी में वो एम्प्लॉय है और साथ साथ में वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करेगा तो वो अलाउड नहीं है। मतलब कोई भी प्रॉफिट का जिसमें उसको फ़ायदा हो ऐसा कोई ऑफिस उसने लिया हुआ ना हो। ठीक है, तो मेन कंडीशन तो यही है। जो दूसरी कंडीशन है अगर आप याद रखें तो रख लीजिए, लेकिन बाद में भी आएगी। सेकंड कंडीशन ये है कि वो है ना लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई एमपी है अभी, उसको आपने प्रेसिडेंट बनाना है। ठीक है, तो अगर आपने उसको प्रेसिडेंट बनाना है तो पहले प्रेसिडेंट बनते ही उसको लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर से रिजाइन करना पड़ेगा, तभी वो प्रेसिडेंट बन पाएगा। मतलब वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता अलोंग विद प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 60, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओ मीन्स ओथ एंड अफर्मेशन, बस ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं बस। ओथ, शपथ। ओथ मतलब शपथ, आपको याद ही है, जो शपथ लेता है ना वो इसके अंदर दी गई है उसकी ओथ। और अफर्मेशंस मतलब उसके जो कर्तव्य है। ठीक है, तो उसकी जो शपथ और कर्तव्य हैं वो इसके आर्टिकल नंबर 60 में दिए गए हैं। और जो आर्टिकल नंबर 61 है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि आई फॉर इम्पीचमेंट। ठीक है, इस आर्टिकल को मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं अभी, तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं वापस। पी कर लिया, एमटी कर लिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 57 में मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी होगी उसकी, जो री इलेक्शन करना है तो उसके अंदर उसमें दिया हुआ है कि वो री इलेक्शन कभी भी हो सकता है और वो वापस उस री इलेक्शन में पार्ट भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 58 में मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी प्रेसिडेंट की। 2 ही क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी है कि वो 35 ईयर्स का एज होनी चाहिए उसकी, और लोकसभा की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए सभी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है।
आर्टिकल 59 में मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट की टर्म की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट ऑफ की कंडीशन की टर्म की कंडीशन है वो 2 कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी। एक तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, दूसरा उसका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो लिए नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय या कोई भी ऐसे ऑफिस में अलग से काम नहीं कर रहा हो, सिर्फ वो प्रेसिडेंट बन के ही रहे डेडिकेटेड। तो आर्टिकल 60 में मैंने आपको बताया था कि जो उसके शपथ और कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 60 में बताए गए हैं, ठीक है। जो ओथ एंड अफर्मेशन है आर्टिकल 61 में। जो इम्पीचमेंट है ये मैं आपको अलग से करवाता हूँ, क्या है ये इम्पीचमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 61 करेंगे। आर्टिकल 61 ये बताया था मैंने आपको, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। पी फॉर प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको शॉर्ट में पी लिख दिया, आप समझ लेना ये प्रेसिडेंट ही है। जब भी मैं ऐसे पी करके उसके चारों तरफ ऐसे कर दूं ना तो ये मैं प्रेसिडेंट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये इम्पीचमेंट शब्द क्या है, ये जो शब्द है ना ये कहीं ना कहीं रिमूवल शब्द से मिलता जुलता है, मतलब प्रेसिडेंट को हटाना कैसे है। लेकिन इम्पीचमेंट और रिमूवल में फ़र्क है। जैसे रिमूवल किसी का करना है, किसी को हटाना है, आपको कोई भी वैलिड रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है ना तो आपको एक वैलिड रीजन देना होगा कि उसने कोई मिसबिहेवियर किया क्या, या उसने संविधान के साथ कोई खिलवाड़ किया क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज किया क्या, ठीक है। तो उसने अगर ऐसा कुछ किया है, इनके इसकी कंडीशंस जो हैं वो और भी हैं, और वो कंडीशंस मैं आपको स्पेशली जब प्रेसिडेंट का चैप्टर अलग से करवाऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन रिमूवल में आपको कंडीशन बताने की कभी भी जरूरत नहीं है। लेकिन इम्पीचमेंट, अगर प्रेसिडेंट को आपको हटाना है देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशंस बाय विच ही वॉज रिमूव्ड, ठीक है, ही इज टू बी रिमूव्ड, ठीक है। तो आर्टिकल 61 हो गया। अभी लास्ट जो अपना आता है जो कि ट्रिक के अंदर नहीं आता आपका, आर्टिकल नंबर 62, उसको आप अलग से याद रख लेना। आर्टिकल 62 इसमें क्या है, इसमें 2 बातें दी गई हैं। देखो, जैसे अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है, प्रेसिडेंट सीट वेकेंट, तो कितने टाइम तक वो हो सकती है ये इसमें दिया हुआ है। तो इसमें टाइम दिया हुआ है 6 मंथ का, 6 महीने एट मैक्स टू मैक्स प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट हो सकती है। दूसरा, अगर कोई प्रेसिडेंट प्रोविजनली बनाया गया है, प्रोविजनली मीन्स टेम्परेरी कोई प्रेसिडेंट बना दिया, तो वो कितने टाइम तक रह सकता है वो भी इसमें दिया हुआ है। एट मैक्स वो भी कितने दिन रह सकता है, 6 मंथ। लेकिन अगर आप इसमें कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे एट मैक्स तो वो 6 महीने ही रहेगा, लेकिन अगर आपको कोई 3 महीने ही रखना है प्रेसिडेंट टेम्परेरी, तो आप आर्टिकल 62 के थ्रू इसमें आप कंडीशंस को बता सकते हो कि सिर्फ 3 महीने तक वो प्रोविजनली रहेगा। बस यही आर्टिकल 62 है अपना, ठीक है। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लें फटाफट। तो ट्रिक आप आपकी याद करिए, पी मत ऐसे क्वार्टर, कोई जो आर्टिकल 62 है वो आपको अलग से याद रखना है। इसमें क्या है, एक तो वैकेंट सीट और एक प्रोविजनली जो प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो प्रोविजनली प्रेसिडेंट। अभी क्या है, वैकेंट सीट मतलब 6 महीने तक मैक्सिमम वैकेंट रह सकती है, और प्रोविजनली मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक कोई भी प्रोविजनली या टेम्परेरी प्रेसिडेंट रह सकता है। लेकिन अगर आप उसमें टर्म स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कर भी सकते हो कि उसको 2 महीने रखना है या 3 महीने रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 62 अपना हो गया। पी फॉर मैंने सबसे पहले बताया था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पी ऑफ आई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 52 से शुरू हो जाइए, लिखते जाइए 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। 61 सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी ई मीन्स सबसे पहले उसकी पावर्स आएंगी, ये आपको याद रखनी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ई फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एम क्या था, याद करिए, एम क्या था, एम जो था आपका वो था मैनर ऑफ
री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओ सॉरी, इसमें इलेक्शन ही आएगा, री नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्शन कैसा होगा प्रेसिडेंट का, आपको इसको इकट्ठा याद रखना है। 54 और 55 दोनों इलेक्शन से ही रिलेटेड है। टी फॉर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितने की होगी, 5 साल की। जो ई फॉर एलिजिबिलिटी, अब की बार जो एलिजिबिलिटी तय हुई है वो क्या है, री इलेक्शन के लिए, री इलेक्शन के लिए कि वो एलिजिबल भी है कि नहीं वापस इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए। यस, वो एलिजिबल है। 58 आर्टिकल 58 में दिया हुआ है क्यों फॉर क्वालिफिकेशन, क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ उसमें कि वो 35 ईयर एज का हो और साथ में वो कोई भी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं हो सकता, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। सी फॉर मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन ऑफ टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की जो टर्म होगी उसकी कंडीशन क्या होंगी। अभी इसमें मैंने आपको फिर 2 कंडीशंस बताई थी, वो आप याद करिए। ठीक है, ओ फॉर ओथ एंड अफर्मेशन, मीन्स ओथ क्या है, ओथ शपथ और कर्तव्य। ठीक है, और आर्टिकल 61 अपना हो ही गया इम्पीचमेंट। और ये इसमें कंडीशन, 2 कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती इसमें मेरे साथ होगी कि क्वालिफिकेशन में मैं जल्दी में वो बोल गया। क्वालिफिकेशन में एक तो 35 ईयर एज होनी चाहिए, एक दूसरा लोकसभा की जो एलिजिबिलिटी है वो ही एलिजिबिलिटी इन पे लागू होगी। लेकिन ये जो यहाँ बोलनी थी मुझे, जो ओ है, ओथ आ गया, इम्पीचमेंट आ गया। सी फॉर कंडीशन, कंडीशन में बोलनी थी मेरे को कि कंडीशन में क्या है, एक तो वो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया होना चाहिए, कोई भी कंपनी या उसका पार्ट है। और दूसरा जो सेकंड कंडीशन जो थी उसमें कि लोकसभा या राज्यसभा को वो पार्ट नहीं हो सकता, पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन था। तो इनको आज ये 10 आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा हैं लेकिन आपको इनको कर लेना है। ये ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगा। और 62 आपको अलग से कर लेना है। तो ये 9 आर्टिकल्स की ट्रिक होगी और 10वें आर्टिकल को आपको अलग से करना है। ठीक है, तो आज यही करते हैं। आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, कॉपी में इस ट्रिक को लिख लेना। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं। ओके, बाय।